हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी के बुक का, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें टोटल है 7th क्वेश्चन और मैं सातों के क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बहुत ज़्यादा फंसते हो, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फंसते हैं, तो मैंने हर चैप्टर को डिटेल में अपने अंतिम बैच में पढ़ाया है। इसके जितने भी थ्योरम्स है मैंने सारे के सारे प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाया किस तरीके से याद करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में सिखा रखी हैं। तो अगर आपने हमारा अंतिम बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट प्ले स्टोर से एमडी सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें अंतिम बैच ज्वाइन कर लो। 499 में पूरे साल भर फ्री का एक्सेस है, यानी आप साल भर किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो। सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, इसका जो नोट्स रहेंगे वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, उसका टेंशन नहीं लेना है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। और यही चीज अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है और मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसका नाम हमने ABCD रख लिया। अब अगर इसको मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना किसी पैरेललोग्राम में, तो हमारे चारों के चारों एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे भी मैंने पहले अंतिम में पढ़ा रखा है और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर अपने को इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम लोग इसका कोई भी एक एंगल, चाहे A वाला, B वाला, C वाला, D वाला, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो हमने लिख लिया कि मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें 90 डिग्री प्रूव करने के लिए जो अपने पिछले वाले ट्रायंगल चैप्टर में जो चीज़ों को सीखा है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, वो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेगा और सिखाता हूँ। सबसे पहले आप पकड़ो इस ट्रायंगल ABC को, यहाँ पर किसी भी आप ट्रायंगल को ले सकते हो, किसी भी दो ट्रायंगल को। मैं जिसे ले रहा हूँ देखना, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल हम लोग पकड़ते हैं ये वाला DCB। एक इधर से ऐसे सीधा ABC आ रहा है, एक इधर से DCB आ रहा है, तो एन ट्रायंगल DCB। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये वाला, इसका ये जो साइड AB है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जो हमारे पास दिया हुआ है, तो ये दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं, है ना। पहले ये साइड्स को नहीं लेते, छोड़ो उसको, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वाला जो हमारे पास साइड है BC, ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि ये क्या हमारे पास दोनों के लिए कॉमन है। इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो ज़्यादा आसान, देखो कभी भी जब क्वेश्चन बनाओ ना, तो जो सबसे ज़्यादा आसान लगे, जो सबसे ज़्यादा सामने में दिखे एकदम क्लियरली, उस वाली चीज़ को यूज़ किया करो। इसीलिए मैं इसका जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा इस साइड में भी BC और इधर में भी भैया जो BC है वो क्या आपस में इक्वल है। और इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है। जब कॉमन साइड होता है तो यूज जब हम लोग जानते हैं कि वो हमारे में से इक्वल होता है। दूसरी चीज़, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम में, जैसे देखो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ नॉर्मली, जैसे आप देखे होगे बुक में आपके पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो AB होगा वो क्या हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। नीचे वाले का AB, ऊपर वाले का CD, या फिर इसको DC जो लिखना चाहो लिख लो। अगर आपने नाम DCB रखा है तो इसका नाम DC ही लिख दो, ताकि एक नंबर भी आपका कट ना हो। नहीं तो कई बार टीचर लोग ना नाम लिखने में भी कट कर देते हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में सिखा रखी हैं कि भैया नाम कैसे लिखना है। तो AB जो है वो DC के बराबर है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इसीलिए इक्वल हो गया। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन में एक हिसाब से बोला गया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स मतलब कि ये जो मेरी लाइन AC है ये एक डायगोनल है, और ये जो मेरी लाइन DB या BD करो ये एक डायगोनल है। तो ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको लिख देंगे भैया कि जो हमारा AC है इधर वाले का, और इधर से हमारे पास जो DB है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जब तीन साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा हमारे ट्रायंगल DCB के। और किस रूल से हो रहा है, तो बाई साइड, साइड और साइड वाले रूल से हो रहा है। ओके, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो ABC ट्रायंगल है इसका एंगल नंबर B, और जो हमारे पास DCB ट्रायंगल है इसका एंगल नंबर C, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसलिए इसका ट्रायंगल नंबर B है ना, एंगल नंबर B, और इसका जो एंगल नंबर C है वो हो जाएगा बराबर। और कौन से रूल से हुआ, तो CPCT से हुआ। तो देखो भाई, अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़े होगे ना तो ये चैप्टर तो नहीं बनने वाला, इसीलिए ट्रायंगल चैप्टर जरूर पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 7, और उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है पहले से। इसका भी आगे काम आने वाला है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। ओके, कैसे काम आएगा वो समझो। सब आ जाओ हम लोग वापस से कि भैया अभी हमारे पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल्स होते हैं, यानी कि हमारा AB और DC जो है वो पैरेलल है।
साथ ही साथ ये जो BC है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि कभी भी अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम हो, अपोजिट साइड से अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे एंगल्स होते हैं, ये दोनों आपस में, इन दोनों का जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, जिसको आपस में को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखना है। देखो क्लास 7 में मैंने ये सब चीज़ें तुमको पढ़ा रखा है पहले ही, लेकिन अब तुम लोग मान लो क्लास 7 8 में पढ़े नहीं होगे, तो अब उन चीज़ों का देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बेसिक को आपको बताते रहूँगा, आप उसको नोट डाउन करते जाना जो चीज़ें पता नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ, हम लोग को ये दिख रहा है कि हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है, AB और CD दो पैरेलल हैं, एंड जो BC वाला लाइन है ना वो क्या है, BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो BC आर ट्रांसवर्सल, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, यानी कि एंगल B और एंगल C, ये दोनों जो होंगे आपस में को इंटीरियर हो गए, यानी कि हमारे पास एंगल नंबर B प्लस एंगल नंबर जो C है, इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में ये एंगल्स आपस में कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर को ही शॉर्टकट में को इंटीरियर कहा जाता है। ओके, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, को इंटीरियर एंगल्स। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो B और C था वो तो बराबर था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी के बदले में, जैसे मान लो C के बदले में मैं B लिख सकता हूँ या B के बदले में मैं C लिख सकता हूँ। तो मेरे को C से थोड़ा सा नफरत है, C फॉर कैट होता है, B फॉर बॉल मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पर B करूँगा और यहाँ पर मैं C पे भी B कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि B और C बराबर हैं। तो इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो यहाँ से हमारा 2 एंगल B इक्वल टू हो गया 180। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी जो हमारा इक्वेशन हमने 1 यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ से हमने C के बदले में B कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो एंगल B होगा वो हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2, यानी कि एंगल B की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 90 डिग्री निकल करके आ गई। और अगर एंगल B 90 डिग्री निकल करके आ गया तो हमने पहले ही इस चीज़ को लिख दिया था यहाँ पर कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री आ गया तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो इसलिए हैंस हमारा ये प्रूव होता है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ABCD है ना, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जा रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। और अगर लगे नहीं कि सर और ज़्यादा डिटेल में बताइए तो फिर वो भी बताना है, तुम लोग को और डिटेल में बताऊँगा, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शो कीजिए कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि जो स्क्वायर होते हैं उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं ना वहाँ पर एक राइट एंगल बनाते हैं। आइए इसे भी प्रूव करते हैं, भी बहुत मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आराम से समझेंगे और हमने इसके कुछ पार्ट्स बना लिए हैं ताकि आपको आसान लगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें प्रूव करने के लिए बोली गई थी कि एक स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहले इधर में ध्यान देना, पहले जो समझा रहा वो समझो कि डायगोनल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। दूसरा बोला गया था कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किसी भी एक एंगल को, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, कोई भी एक एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया ABCD। अब इसके जो डायगोनल्स है, पहला AC है, दूसरा वाला हमारा BD है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। अब अपने को प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो मेरा AC है और जो मेरा BD है इसको आपस में इक्वल प्रूव करना है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ से A से O तक और C से O तक को इक्वल करेंगे, फिर B से O और D से O तक को इक्वल कर देंगे, और साथ ही साथ किसी भी एक एंगल को, तो मैंने यहाँ पे नीचे वाला एंगल ले लिया है जिसका नाम AOB है, देखो AOB, तो इस वाले एंगल को हम लोग को 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग एक एक स्टेप करके करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ईजी लगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पार्ट से कि हमारे पास जो AC और जो BD जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो फिर से वही काम करते हैं जो पिछले बार में ट्रायंगल यूज़ किया था ना, उसी तरीके से ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल भी वही वाला लेंगे जो पिछले बार लिए थे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो इन दोनों ट्रायंगल में पिछले बार तो डायगोनल्स इक्वल पहले से दिया था, इस बार नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये पता है कि स्क्वायर है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ही, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि हमारे पास जो AB होगा वो इक्वल होगा मेरे DC के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं, सबको पता है अपोजिट के सारों साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये साइड BC है, ये वाला साइड इसके लिए भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो यानी कि कॉमन साइड हो गया। तो उसको भी लिख लो पिछले बार की तरह कि BC भैया इक्वल टू BC है, क्योंकि आपस में ये कॉमन साइड है। अब लास्ट में यहाँ पर तीसरा चीज़ हम लोग क्या ले लें, तो इस बार चूंकि ये पहले से हमको बता दिया है कि ये ABCD की स्क्वायर है, तो किसी भी स्क्वायर के जो कॉर्नर में एंगल बनते हैं ना, वो एंगल आपस में 90 डिग्री के ही होते हैं, यानी कि चारों के चारों एंगल हमेशा
90 डिग्री के ही होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इस वाले का जो एंगल ABC है, यानी ये फिर शॉर्टकट में एंगल B बोल सकते हो, और ऊपर वाले का एंगल जो DCB है ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच यहाँ पर 90 डिग्री लिख दो। ओके, 3 चीज़ हो गया। तो अब आप लोग क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये किस हमारे रूल से फॉलो हो रहा है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो हमने ये वाला साइड लिया है, हमने ये वाला साइड लिया है और उसके बीच वाला एंगल लिया है, तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है हमारे ट्रायंगल DCB के। कौन से रूल से हुआ, तो साइड एंगल साइड रूल से हुआ। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास जो इसका पार्ट है, यानी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट AC और ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट जो DB है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव होता है कि हमारे पास जो AC है वो इक्वल है BD के। ठीक है, इसका BD या D जो भी कह लो, इसका AC कह लो, इसका DB भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं, किससे इक्वल हैं, तो बाई CPCT। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। इसको डिटेल में लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में कि डायगोनल्स को हमने इक्वल प्रूव किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही चीज़ों को बता दिया कि हम क्या क्या प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स थे। अब यहाँ पर हमारा पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, अब AO और CO को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करो, तुम ये वाला ट्रायंगल पकड़ो और ये पकड़ो, या फिर ये और ये दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, ये अपोजिट वाले या ये अपोजिट वाले। तो मैं ऊपर नीचे वाला ले लेता हूँ AOB, और उसके बाद मेरे पास जो COD बना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इन ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल है, तो सबसे पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसका जो एंगल AOB है वो इक्वल है ऊपर वाले के एंगल COD के। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट जानते हो ना, इक्वल होते हैं। ठीक है, नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना, बाद में बताऊंगा उसको भी डिटेल में। उसके बाद फिर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर भी यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो देखो Z वाला एंगल बन रहा है, ये जो पार्ट है ये वाला एंगल यहाँ पर, और ये जो एंगल यहाँ पर बना है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में Z वाले एंगल हो गए। देखो कभी भी Z वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जब कभी भी देखो ये हमारे दोनों लाइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हमारे पास डायगोनल ने कट किया या कह सकते हो ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो हमारे पास Z वाले दो एंगल बन गए। और Z वाले जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो नीचे वाला है इसका एंगल नंबर OAB, और ऊपर वाले का जो एंगल हमारे पास है OC और D, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से क्या चीज़ों को ले सकते हैं, तो हमारे पास जो AB है और जो ऊपर वाले का CD है ये तो बराबर है ही, पहले से अपने को पता है। तो AB इक्वल टू CD है ना, अपोजिट साइड वाला जो रूल वहाँ पे लिखे थे ऊपर में वही लिख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से भी अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ कि AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल COD के। और कौन से रूल से वो भी जरूरी लिखना है एग्जाम में। तो हम लोग देखो क्या किया ना, ये एंगल यूज़ किया हमने, फिर ये एंगल यूज़ किया, फिर हमने साइड यूज़ किया। तो इसमें क्या लगेगा, हमारा एंगल साइड लगेगा। पिछले बार हमने जो यूज़ किया था उसमें हमने दो साइड्स के यूज़ किए थे और बीच वाले एंगल का यूज़ किया था, इसलिए साइड एंगल साइड था। इस बार हमने एंगल और साइड यूज़ किया है, तो इसको बोलते हैं AAS रूल, एंगल साइड रूल। और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका साफ मतलब ये हुआ कि जो इसका पार्ट होगा AO, देखो इस वाले ट्रायंगल का जो पार्ट AO होगा ये वाला, और ऊपर वाले ट्रायंगल का जो पार्ट CO होगा ये वाला, ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि CPCT से इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसलिए मेरा जो AO होगा वो इक्वल होगा CO के। एंड उसी तरीके से दूसरे साइड भी देखो आप लोग, जो BO है और जो DO है वो भी आपस में तुमको इक्वल दिखेगा क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं जो हमारे पास है ना। ये इसको इक्वल करने का मतलब ही यही हुआ कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल AC वाले डायगोनल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने जब BO और DO को इक्वल प्रूव किया, इसका ये मतलब हुआ कि जो AC था वो BD को डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया। अब डायगोनल को बाइसेक्ट तो किया है, लेकिन राइट एंगल में क्या ये भी बताना है। तो राइट एंगल करने के लिए अब क्या करो कि तुम ये ट्रायंगल को पकड़ो और इस वाले को पकड़ो, और तुम इन दोनों एंगल्स का जब यूज़ करोगे ना तो फिर तुम्हारा ये एंगल 90 डिग्री निकल करके आएगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर लिखूँगा मैं, ये सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे किया है ना। अब लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल AOB एंड जो ट्रायंगल हमारे पास है BOC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या है, तो भैया इस वाले का हमारे पास ये वाला जो साइड है और इसका या फिर ये साइड को पहले ले लेते हैं। ये जो हमने AO और CO का भी इक्वल प्रूफ किया इसको ले लो, है ना। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या लेना है। तो AO और CO हो गया हमारे पास। उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स हमारे साथ बराबर होते हैं। और ये जो बीच वाला है ये तो दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो तीन साइड इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फटाफट लिखते हैं, देखो अब AO इक्वल टू BO। क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया हुआ है ना, या फिर हाँ यहाँ पर प्रूव किया हुआ है AO। अरे यार AO को BO के इक्वल कहाँ, CO था ना, सॉरी BO गलती से लिख दिया मैं।
AO और CO, AO और CO, इसका ये वाला AO पार्ट और इसका ये वाला CO पार्ट, ये हमने अभी प्रूव किया हुआ था, इसलिए आपस में इक्वल है। तो AO इज इक्वल टू CO प्रूव्ड, यहाँ पर प्रूव्ड लिख दो, अबव प्रूव्ड एवर लिख सकते हो, बाकी प्रूव लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने बताया आपको जो AB है इसका और इधर वाले का जो मेरे पास BC है, ये पार्ट आपस में होंगे इक्वल, क्योंकि साइड्स हैं, ये किसके साइड्स हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड हैं तो स्क्वायर साइड इक्वल ही होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो मैंने बताया कि जो BO है दोनों में आ रहा है, तो BO इक्वल टू BO, ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारा कॉमन साइड है, यहाँ पर कॉमन लिख दो बस। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए जो ट्रायंगल AOB है यहाँ पर से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो रहा है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए AOB, और इधर से आप लोग COB लिख सकते हो। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COB, है ना। ये कौन से रूल से हुआ था, तो ये भी लिख देना यहाँ पर, साइड वाले रूल से हुआ था। और ये दोनों किससे हुए, तो CPCT से हुए, CPCT से। और यहाँ पर भी वो चीज़ मैंने लिखा था ना, नहीं लिखा था, यहाँ पर भी नहीं लिखा था, इसको भी लिख देता हूँ बाई CPCT। ओके, ये चीज़ जरूर लिखना चीज़ों को, ताकि टीचर को बहुत मज़ा आ जाए देखने में कि बच्चा ने एक एक चीज़ समझ के लिखा हुआ है। अब अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों तो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। देखो एक सीधी लाइन पे बने हुए दो एंगल है, और हम लोग क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ऐसे आधा चांद की तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल AOB है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल COB को, जो भी हमने इक्वल प्रूव किया, तो दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये भी लिख देना भैया ना कि लीनियर पेयर थे इसलिए दोनों का सम 180 हो रहा है। तो यहाँ से मैं AOB प्लस AOB लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि COB और AOB बराबर है, तो COB के बदले में AOB लिख दिया मैंने, इक्वल के साइड में 180 हो गया। तो यहाँ से मेरा 2 एंगल AOB इक्वल के साइड में 180 आ जा रहा है, तो 2 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा 182 से, तो यहाँ से हमारा AOB जो है वो निकल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने सेकेंड वाला पार्ट को भी प्रूव कर दिया। आप लोग चाहो तो डिटेल में स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, चाहो क्या अगर टीचर बोलें तो लिख ही देना कि पहला पार्ट यहाँ पर आप लोग लिख देना, यहाँ पर जो मैंने पहला चीज़ को प्रूव किया था ना, इसके नीचे में स्टेटमेंट लिख देना कि डायगनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, जो डायगनल्स थे वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और दूसरा चीज़ आप लोग यहाँ लास्ट में लिखना कि डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ऐसे करके 2 स्टेटमेंट बना देना। बाकी बनाना सॉल्व पूरा जो है सेम टू सेम इसी तरीके से करना, और ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। भले तुम लोग थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, इन सबसे ईजी है, तुम लोग 1 से 2 बार बनाओगे ना तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलो तो बच्चा लोग ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोनो डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नया डाउट है तो आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन थर्ड वाला है उसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि जो डायगनल है AC, यहाँ पर देखो डायगनल AC बना हुआ है ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें डायगनल AC है। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। यहाँ पर जो एंगल A बना हुआ था ना, उसको ऊपर और नीचे 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है कि सो दैट, आपको ये शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी कि यहाँ पर भी जो एंगल C बना हुआ है कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट इस तरीके से, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे पार्ट इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना। तो अपने को यही शो करना है कि AC ने इस वाले एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना पैरेललोग्राम, ये एक रोम्बस है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, आ जाओ कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना यही रोम्बस, या कह लो अभी फिलहाल ये पैरेललोग्राम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रोम्बस हो जाएगा। इसमें अपने को ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं इनका नाम लिखने जाऊँ ना तो बहुत बड़ा बड़ा बार नाम लिखना पड़ेगा, DAC BAC फिर DCA BCA, मेरे को ना पसंद नहीं। खासकर मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि बेटा अगर नाम छोटा हो सके ना छोटा कर दिया करो, और टीचर भी उसमें गलत नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि टीचर भी देखते हैं कि चलो बच्चे ने अच्छे से साफ सुथरा 1 2 3 4 करके लिखा है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है चेक करने में। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। मैं सिंपली भैया हमारे एंगल इसको 1 नाम दूंगा, इसको एंगल 2 नाम दूंगा, ये हमारा एंगल नंबर 3 हो जाएगा और ये मेरा एंगल नंबर 4 हो जाएगा। उससे मेरा काम आसान होगा। काम ऐसे आसान होगा कि मुझे लंबा लंबा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उससे एग्जाम में बहुत टाइम बचता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। और जो CA नाम का जो लाइन है ना, ऐसे ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा गिवन। अपने को गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है फिलहाल के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी बता दिया है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है, तो बोला था ना कि AC बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब यही होता है कि एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल है, ये गिवन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि हम क्या जानते हैं भैया कि एंगल 3 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नाउ हम लोग ने क्या देखा कि DC इज़ पैरेलल टू AB, DC और AB पैरेलल हैं, एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल,
ये क्या भैया हमारा ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एंगल नंबर जो 3 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, जिसको हम लोग जेड वाला एंगल बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं यहाँ पर। और उसी तरीके से ऑल्सो हमारे पास अगर तुम इधर से z बनाओगे, ऐसे z बनाओगे, यानी कि AD को और CB को ऐसे लाइन देखो, एक AD बनाया मैंने और ये मैंने BC बनाया और इस तरीके से मेरा लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल, ये भी तो z वाला ही एंगल दिख रहा है, ऐसे z बना हुआ है बस टेढ़ा सा। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि 1 और 4 भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑल्सो AD जो है वो पैरेलल है हमारे BC के, और साथ ही साथ हमारा AC यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो और डायरेक्ट लिखो तुम लोग। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखना है, और डायरेक्ट ऐसे लिखना है एग्जाम में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 से हमको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर 1 था 2 के बराबर, 2 है 3 के बराबर, और साथ ही साथ हमारा जो 1 है वो 4 के बराबर है। तो हमारे पास जो 3 होगा वो भी 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि फिर से ध्यान से समझना कि 1 और 2 बराबर था, ठीक है, ये और ये पार्ट बराबर है। अगर मान लो ये 50 का है, 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। उसके बाद 2 और 3 बराबर हो गए, तो यहाँ पर से हमारे पास 2 अगर 50 का था तो 3 भी हमारा 50 डिग्री का हो गया। और साथ ही साथ हमारे पास जो 4 है वो 1 के बराबर है, तो हमने 1 को 50 माना था तो 4 भी 50 का हो जाएगा। इससे मतलब कि आपस सब कुछ कनेक्ट हो गई इस तरीके से, और सब 50-50 डिग्री के हो गए। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग अलग अलग नहीं बताते हैं कि भैया अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके होगा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से हमको ये पता चल गया कि एंगल नंबर जो 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, फिर वो बराबर है एंगल 3 के, और फिर वो बराबर है एंगल नंबर 4 के, यानी सब एंगल बराबर है। और हमको सब से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे केवल 3 और 4 से मतलब है। यहाँ पर लिखेंगे कि इसीलिए जो हमारा एंगल नंबर 3 होगा वो बराबर होगा एंगल नंबर 4 के। और अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है उसने क्या किया है, उसने बाइसेक्ट किया हुआ है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये अपने को पहला चीज़ प्रूव करना था, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव होता है, समझिए बच्चा लोग। अब क्या बोला था कि इसको एक रोम्बस प्रूव करो। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस की क्या खासियत है कि चारों जो साइड्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, जब वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा एक रोम्बस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको रोम्बस प्रूव करने के बाद अपने को चारों साइड ही इक्वल प्रूव करना है। कैसे कर ले भैया जी, वो बता दो जल्दी से। तो हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, ठीक है, एंगल 1, 4 बराबर है, वैसे तो सभी बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर 1 और 3 को बराबर लिख सकता हूँ। नाउ ऐसे में लिखूँगा, नाउ एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 3 के बराबर है। तो अगर मैं ट्रायंगल का यूज़ करूँ, किस ट्रायंगल का, तो इन ट्रायंगल ADC, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज़ करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का, तो इसमें मेरा जो AD होगा और जो CD होगा वो बराबर होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल का ये एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, कह सकते हो ट्रिक क्या रहेगा, एक नियम है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC हमारे पास जो एंगल एंगल बोल रहा हूँ, जो साइड AD होगा वो बराबर होगा हमारे साइड CD के, है ना। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स के, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स से अपोजिट साइड है, इसलिए आपस में बराबर हो गए। तो हमने भी AD और CD को बराबर किया है। और हम क्या जानते हैं कि हमारा AB और CD तो पहले से बराबर था, क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल्सो हमारे पास ये जो AB है और ये जो CB है वो भी बराबर होगा। अगर मैं 2 और 3 4 को इक्वल लिखूंगा तो वहाँ से फिर वही चीज़ हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर ऑल्सो सिमिलरली कर लिख दूंगा, ऑल्सो नहीं, सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जो AB है वो बराबर हो जाएगा BC के। और यहाँ से आप लोग क्या जानते हो कि, है ना, वी नो दैट हमको ये पता है भैया कि हमारा जो AB है नीचे वाला साइड वो इक्वल है CD के, एंड जो AD है लेफ्ट वाला वो इक्वल है राइट वाले BC के। समझ में आया ना, ABCD कौन सा, देखो AB ये वाला, CD ये वाला, पैरेललोग्राम के अपोजिट से इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा, तो AD और CD बराबर होंगे। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसके अंदर फिर से वही चीज़ हो गया कि चारों के चारों आपस में इक्वल हो गया। कैसे हुए समझा देता हूँ फिर से। देखो हमने पहले यहाँ पर ये प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये समझ में आ गया। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली
सिमिलरली नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी ये दोनों इक्वल एंगल थे, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। और हमको पहले से पता है कि ये और ये तो पहले से इक्वल है। तो अगर मैं मान लो कि इसको मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो ये 5 है और ये भी 5 है, और हमने इसको भी प्रूव कर दिया इक्वल, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। हमने इसको और इसको भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो सभी के सभी आपस में क्या हो गए, 5 सेंटीमीटर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, सी डी जो है वो ए डी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर, नहीं कि चारों के चारों साइड आपस में बराबर हैं। हैंस इट इज़ प्रूव्ड, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। यही काम यहाँ पे बस करना था, समझ में आ गया वो बोलो। तो इस तरीके से आपका 8.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक मार दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिटेल है तो तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे को आराम से समझना है वो धीरे धीरे आराम से समझो, जिनको एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दो। 1x को जो है ना आप 1.5 कर दो, 1.25 कर दो, उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन फिलहाल उसे बनाते हैं। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके जो डायगोनल ए सी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के इसी को इमेजिन कर लो एक रेक्टेंगल, तो वही चीज़ बोला कि एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए सी इस वाले एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपको ये शो करना है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक स्क्वायर भी होगा, यानी कि अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल अपोजिट वाले एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर का भी काम करेगा, यानी कि वो एक स्क्वायर भी होगा। और देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है हमारे पास, देखो अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है जिसके चारों के चारों साइड बराबर है तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर एक तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक तरह से स्क्वायर है। बस फ़र्क यही होता है कि जब रेक्टेंगल की नाम आती है तो रेक्टेंगल का मतलब ये हो जाता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये जो ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। और स्क्वायर में चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन एक तरह से ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग यही बोल रहे हैं कि ए बी सी डी को एक स्क्वायर प्रूफ कीजिए। दूसरा जो डायगोनल बी डी है, इस तरीके से अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो वो एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ कीजिए। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है आपको समझाने के लिए, और मैंने फिर से वही नामांकन कर दिया बच्चों का 1 2 3 4 कर दिया भैया, ताकि टेंशन ना हो बच्चों को ज़्यादा। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो मुझे इसके चारों साइड को बराबर प्रूफ करना है। चारों साइड का अगर मैं बराबर प्रूफ कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे इक्वल प्रूफ करें वो देखो। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है कि भैया जो ए सी है वो 1 और 2 को और 3 और 4 को बराबर बराबर कर चुका है, क्योंकि एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, यानी कि 1 और 2 बराबर होगा, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब 3 और 4 भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ भैया, ये पहला पार्ट बना रहा हूँ ना मैं, कि हमारा जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, ये और ये इक्वल है। अब मैं करूँगा यहाँ पर एंगल 1 का और एंगल 4 का यूज़। अब तुम जानती हो कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है आपस में, इस तरीके वाले एंगल हैं, सॉरी खराब दिख गया, तो ऐसे ऐसे और ऐसे वाले एंगल हैं। यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 4 बना है, तो 1 और 4 जेड वाले एंगल हो गए, यानी कि इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ए डी है वो क्या है भैया, पैरेलल है बी सी के, है ना। ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल है, रेक्टेंगल में भैया अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास ए सी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, टी आर लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल नंबर 2 है वो इक्वल है एंगल नंबर, सॉरी 1 बोल 2 लिख दिया गलती से, एंगल नंबर 2 नहीं, एंगल नंबर जो 1 है मेरा वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, ये वाला और ये एंगल। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इक्वल है। हमने देखा कि 1 2 के भी बराबर था और 1 4 के भी बराबर है, यानी कि 2 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। सो हम लोग लिखेंगे एंगल नंबर 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल नंबर 4। यहीं पर साफ साफ दिख जा रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 है। अब तुम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ो, सिंपल सा है, जो ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट के जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि जो ए बी होगा और ये जो बी सी होगा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि भैया जो ए बी है और जो बी सी है वो भी बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड से इक्वल एंगल के, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग को क्या पता है कि ए बी और बी सी बराबर हो ही गया, एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमको ये भी पता है भैया जी पहले से कि हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर था, वो सी डी के बराबर था, एंड जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर था, वो ए डी के बराबर था। बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ
रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो भैया अपोजिट साइड तो बराबर होंगे ही ना। तो ए बी सी डी बराबर थे, ये वाला पार्ट और ये पहले से बराबर था। अब हमने इसको और इसको बराबर अगर कर दिया, इसका मतलब ये वाला इसके भी बराबर हो गया और ये वाला इसके भी बराबर हो गया, सो दैट कि चारों के चारों आपस में फिर से वही चीज़ हो गया, बराबर हो गए। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे चाहो तो, कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हैंस, इसका मतलब ये होता है यहाँ से कि भैया मेरा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए या फिर ए डी, चारों साइड बराबर हो गए। तो इसलिए हमारे पास ये प्रूफ होता है कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, यहाँ पर हैंस को यहाँ पर लिखना और ये वाला सिंबल को ऊपर बनाना, इसलिए को पहले लिखना है, हैंस को बाद में, है ना, इसलिए फिर देयरफॉर इसको बोला जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, जिससे चारों साइड बराबर हो गए, ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट में हमको और क्या बोला गया था इस क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी कि ये प्रूव करना है कि ये वाला जो हमारा डायगोनल है बी डी, ये इस वाले एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो भैया देखो, किसी भी स्क्वायर की खासियत होती है कि अगर कोई भी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया था, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, वो हमेशा उनके जो एंगल्स हैं उनको हमेशा बाइसेक्ट ही करते हैं। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी की स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमारे पास सेकेंड पार्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, सो जो डायगोनल्स होगा, डायगोनल बाइसेक्ट इट एंगल्स, ठीक है, डायगोनल जो है उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारे पास बी डी है ना, बी डी वो क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। बस ये चीज़ करनी ही है, क्योंकि हमने स्क्वायर पहले ही कर दिया। तो मेन काम था स्क्वायर प्रूफ करना, अगर वो कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर की विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। और अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर, तो आप अंतिम में जरूर ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि देखो तुम लोग महीना का 500 रुपये तो फीस देते ही हो, और मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो 1000 से भी ज़्यादा फीस लगता है कई कई जगह पर। तो यहाँ पर तुम लोगों को केवल 499 में पूरे साल भर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरे वीडियोस वहाँ पर पहले से अपलोडेड हैं। तुम लोग क्वाड्रिलेटरल का अगर वीडियो देख लोगे ना, 3-4-5 वीडियो भी, तो तुमको क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियोस भी तुम जरूर देखना अलग से जो मैंने बनाए हैं। तो ये हो गया फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को तो कई बच्चे देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है, जिस तरीके से डायग्राम बनाए हो ना डायमंड की तरह, वैसे ही ये सुंदर सा, प्यारा सा और कीमती सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। यानी कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम था, जैसे तुम लोग देख रहे हो, इसमें P और Q 2 पॉइंट लिए गए हैं, और ये P और Q किस में पॉइंट है, तो एक डायगोनल जो BD है ना, उसके बीच में पॉइंट है। और कुछ इस तरीके से इन पॉइंट्स को लिया गया है ताकि हमारा जो DP है, ये वाला जो पार्ट है, और इधर से जो BQ है, ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब आपको ये 4-5 चीज़ों को प्रूव करना है। अगर आप पहला चीज़ प्रूव करोगे ना, सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। चलो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने को ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कहाँ पर बना है, APD, तो ये रहा हमारा A, ये रहा P और ये D। तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, पतलू सा, ये ट्रायंगल, और फिर हमारा CQB यानी कि ये वाला पतलू सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग को साइड दे ही दिया है, अपने को क्वेश्चन नहीं बोला गया था भैया कि जो इसका ये पार्ट PD है और इसका ये पार्ट जो PQ है या QB जो कह लो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगा कि भैया जो मेरा DP दिया हुआ है वो दिया हुआ है BQ के बराबर इन क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको गिवन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था। ओके, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं सर जी, तो उसके अलावा हमारे पास जो AD है और जो इसका BC है, ये भी तो बराबर होगा भैया जी। क्यों होगा बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि इस वाले का AD और इस वाले का CB, ठीक है। यहाँ से अगर मैं AD लिख रहा हूँ तो इसका CB नाम लिखना पड़ेगा, इक्वल है, क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके अलावा हमने हर क्वेश्चन में पिछले वाले में आपको समझाया कि अगर कभी भी कोई पैरेललोग्राम हो, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा ये वाला, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, Z वाले एंगल हैं और Z वाले जो एंगल होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूंगा कि पैरेलल है फिर ये ट्रांसवर्सल है, वैसे नहीं लिखने का। और आपको भी एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में एक बार 2 बार कर दिया तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है ना, बार बार अगर एक ही चीज़ में लिखते रहोगे ना बच्चों वाली, तो गड़बड़ हो जाती है। तो बस तुम इतना लिख दो इसको कि हमारा ये जो एंगल है, एंगल जिसका नाम मैं ADP रख सकता हूँ, वो इक्वल होगा हमारे एंगल CBQ के, और Q इक्वल हो रहा है। तो बस ये बता दो तुम लोग कि अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स है इसीलिए इक्वल हो रहा है। तो बस इतने ही से तुम्हारा काम चल जाएगा और पिछले क्वेश्चन में भी चल जाता, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुमको थोड़ा बेसिक सिखा दूँ क्योंकि पहला एक्सरसाइज है, ताकि तुम लोग को बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो अभी मैं डायरेक्ट अगर ऐसे ही लिखता ना हर बार तो तुम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो अब कंफ्यूज नहीं हो रहोगे, अब समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है देख लो जल्दी से। इसलिए ट्रायंगल APD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल CQB के। अब रूल कौन सा लगा है, तो मैंने ये वाला साइड यूज़ किया, और उनके बीच का एंगल यूज़ किया, तो साइड एंगल और साइड वाला रूल लगा है। ये मत सोचना कि सर ने पहले 2 साइड लिखा है तो साइड और एंगल रूल लगाएंगे, वो रूल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइड है, बीच में एंगल है और फिर से साइड है, तो इसको डायग्राम को देख करके तुमको रूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमारा बाई साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इजीली बन जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में हमसे क्या बोला था, AP को CQ के बराबर प्रूव करना था। AP इक्वल टू CQ ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। कैसे हो गया भैया, क्योंकि हमने इन दोनों को अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसका देखो ये पार्ट AP आ रहा है, यहाँ पे CQ भी आ रहा है, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं, देखो ये रहा मेरा AP और ये रहा मेरा CQ। तो AP और CQ, ये हमारा AP इस वाले ट्रायंगल का है, CQ इस वाले ट्रायंगल का है, जो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट से नाम से भी समझ में आ जा रहा है। यहाँ पर शुरू के 2 लेटर हैं, तो बाई CPCT खत्म। तो देखा मैंने बताया ना कि तुम बस एक पार्ट बनाओ, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे पास थर्ड वाले में क्या दिया, चलो वो समझा दूँ। सेकंड वाले में बोल रहा है कि जो AQB है और जो CPD है ना, इसको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट करो तो सेम टू सेम तरीके से हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है। AQB देखो, AQB ये वाला जो ट्रायंगल है, और दूसरा CPD, तो CPD यानी कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले तो मेरा AB और इधर का भैया CD जो है वो बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जी AB इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए आपस में बराबर हो गया। उसके अलावा और क्या चीज़ ले लेते अपन, तो यहाँ पर से हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में वही BQ आ रहा है, और ये जो हमारा ट्रायंगल था ये वाले में, इसमें हमारे पास ये DP आ रहा है ना, जो अपने को पहले से ही दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर फिर वही चीज़ लिख लेंगे कि हमारे पास जो BQ है इसमें, या फिर QB नाम दे दो, जो भी लिखना चाहो। अगर मैं BQ देता हूँ तो भी चलेगा, और इस वाले में मेरे को इस नाम जो है, इधर से अगर मैंने BQ लिखा है तो इसमें मैं PD नहीं लिखूँगा, इसमें मैं DP लिख दूंगा, तो इक्वल टू DP। और ये दोनों आपस में इक्वल है, कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल है भैया जी, तो वही चीज़ इक्वल है, यहाँ पर का हमारे पास ये एंगल, ठीक है, और यहाँ पर का ये एंगल, क्योंकि ये भी Z वाला एंगल। ध्यान से देखो, ऐसे गया लाइन, ऐसे ट्रांसवर्सल गया और ऐसे पैरेलल आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल Z वाले एंगल बन गए। तो ABQ हमारे पास जो एंगल ABQ है वो इक्वल है हमारा किसके, तो ABQ इसके इक्वल है CDB के। ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ, नहीं कहाँ से मैं उल्टा सीधा नाम लिखता, अच्छा वही तो मैं बोलूँ B तक कहाँ पहुँच गया, CDP के बराबर है, तो इज इक्वल टू एंगल CDP। और ये कैसे पता चला, तो वही चीज़ है हमारा अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते रहना डिटेल में। तो इसलिए फिर से वही चीज़ हो जाएगा हमारा, जो हमारा ट्रायंगल AQB है वो हमारा यहाँ पर फिर से वही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे CPD के। और किस रूल से हो रहा है, तो वही पिछले वाला रूल, साइड एंगल साइड वाला यहाँ भी लग जा रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल लिख दो डायरेक्ट। और अगर ये दोनों इक्वल है तो फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमको क्या बोला गया था प्रूव करने के लिए, कि भैया जो AQ है उसको इक्वल कर दो CP के बराबर। तो AQ और CP दोनों बराबर ऑटोमेटिकली हो गए, किससे, तो बाई CPCT। तुम लोग चेक कर सकते हो एक बार जा करके, इसी ट्रायंगल में हमारे पास देखो AQ आ रहा है और यहाँ पर CP आ रहा है, तो बस AQ और CP बराबर हो जाएंगे डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर हमारे पास आधा काम से ज़्यादा हो गया है, 4 पार्ट हो गया। एक पार्ट हम लोग और कर देते हैं, 5वां, जो भी बहुत ईजिली है। 5वें में बोल रहा है कि आपके पास ये जो अंदर में ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसका नाम APCQ है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा है पैरेललोग्राम प्रूव करो। और पैरेललोग्राम अगर किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बस यही काम करेंगे कि ये जो हमारे पास बना हुआ है APQC, हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल प्रूव करेंगे कि भैया इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या है, आपस में इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए ना तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग देखो पहले प्रूव कर चुके हैं AP और CQ को बराबर यहाँ सेकेंड वाले में, और हमने AQ को और CP को अभी बराबर प्रूव किया फोर्थ वाले में। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड पार्ट, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। हमारे पास जो AP है वो इक्वल है CQ के, एंड जो हमने अभी AQ को इक्वल प्रूव कर दिया CP के, तो इसीलिए हमारे पास जो क्या नाम रखा हुआ था इसका, APCQ। APCQ इज़ अ
पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इस तरीके से आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि हमारे पास जो अपोजिट पेयर्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से आपके ये चारों के चारों, सॉरी पाँचों के पाँचों पार्ट्स कंप्लीट होंगे और बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिखता है बस क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखा आपने, अगर आपने ये बना लिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, और ये जो बना ये पहले वाले की तरह ही बना, तो दोनों सेम टू सेम ही थे, यानी बस इतना सा काम करना था, बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो 2 क्वेश्चन और बचे इंपॉर्टेंट, उसे बना लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा बेटा तो मेरा छोटा सा हेल्प करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो देखो 6th वाले में बोला जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, जैसे दिख रहा है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। यहाँ पर AP और ये जो CD हैं ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाता हुआ एक जो लाइन होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये दोनों किसके ऊपर हैं, तो डायगोनल जो BD बना हुआ है ना उसके ऊपर है ये दोनों। आपको ये शो करना है कि APB, देखो APB E वाला ट्रायंगल और CQD यानी कि ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, पहले प्रूव कर दो। तो AP और CQ तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे इक्वल। देखो AP यहाँ से, ये CQ यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमारे जो हैं CP CT होकर के आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मेन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, चलो समझाता हूँ कैसे होगा। तो देखो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल APB एंड CQD। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इक्वल हमको दी हुई हैं, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया मेरा E वाला साइड और E वाला साइड को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये जो अगर मैं देखूँ APB का ये साइड और हमारे पास जो CQD है उसका ये साइड, अपोजिट साइड हो गए हमारे पूरे पैरेललोग्राम के, तो इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि भैया जी जो AB होगा वो इक्वल होगा हमारे CD के। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, शॉर्टकट में। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो 90 डिग्री वाला एंगल भी बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर। और ये जो ट्रायंगल है इसमें भी अगर इधर 90 बेटा तो इधर भी ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये मैं सोचना कि अगर बाहर 90 मैंने बनाया है तो बस बाहर ही होगा, दोनों में 90 ही होता है अगर कोई लाइन है तो, अंदर बाहर दोनों साइड। तो मैं लिखूँगा कि APB, हमारा जो एंगल APB है वो इक्वल है हमारे एंगल CQD के, और दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, इसीलिए इक्वल है। तो इज 90 डिग्री लिख दिया हमने। अब क्या इक्वल है गुरुदेव, तो फिर से वही काम करोगे तुम लोग। यहाँ पर वाला जो एंगल ये वाला है इस ट्रायंगल का, और यहाँ पर वाला जो एंगल इस ट्रायंगल का है, तुम लोग देख रहे हो जेड एंगल बन रहा है ना, ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जेड वाले एंगल हैं, और जेड वाले एंगल बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दो कि हमारा जो एंगल ABP है ये नीचे वाला, ये इक्वल है ऊपर वाले के इसके, जिसका नाम CDQ हो सकता है, एंगल CDQ के। और क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस यहाँ से आपका कौन सा रूल लग रहा है, तो हमने 2 एंगल्स यूज़ किया। देखो एंगल ये वाला लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो एंगल और बाद में साइड आ रहा है, तो एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए जो ट्रायंगल APB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQD के किस रूल से, तो एंगल और साइड वाले रूल से। और बस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सेकंड, ये पहला पार्ट हमने बना दिया, सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, AP बराबर CQ बोला था ना, तो AP बराबर CQ हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारा CP CT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। खत्म खेल क्वेश्चन का। तो छोटा सा क्वेश्चन था, भले से दिख रहा था खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन बस तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां वाला, चलो उसे बनाते हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं बोलते हैं, सब्सक्राइब। तो बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगे ना तो बहुत गंदी बात है, तो ऐसे अपने टीचर को भी मोटिवेट कर दो। ऐसे तो शॉर्ट्स वगैरह वाले बहुत सारे सब्सक्राइब करते रहते हो, थोड़ा मेरे को भी कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो 7वां वाला बनाते हैं। अब 7वां वाले में बोला जा रहा है कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। देखो ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल होते हैं, और ये जो हमारे पास साइड होते हैं ना ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि भैया इसमें AB और CD बराबर हैं, AB और ये सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, पैरेलल है, और AD और BC बराबर है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है ना, यहाँ AD और BC। हमको क्या क्या शो करना है, एंगल A एंगल B के, एंगल C एंगल D के बराबर, ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है। ABC कहाँ पर बना है भैया, ABC, ऐसे यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो ABC बन जाएगा, और BAD ऐसे इधर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो BAD बन जाएगा। इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, बना के करेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है। हम बोल रहे हैं कि डायगोनल AC और डायगोनल BD को, ऐसे जो AC और BD बनेगा ना, और 2 ट्रायंगल जब बनेंगे ना, यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो उससे ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। मेन हमको बोला जा रहा है, यहाँ पर हिंट दिया गया कि भैया जी सबसे पहले क्या करो, AB को एक्सटेंड कर दो E तक। देखो इस तरीके से AB को एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पर जो C है ना, इससे ले जा करके इसको मिला दिया गया ताकि एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाए। अब इसका क्या यूज़ है और तुमको मैं कॉपी में समझा दूँ।
तो देखो सबसे पहले तो आप लिख लो कि आपको दिया क्या गया है, और एक छोटा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, अगर एग्जाम में हिंट नहीं भी आएगा ना तो तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा आराम से कैसे बनाना है। सबसे पहले एक्सटेंड करना है ए बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। आपको सी से, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लाइन बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ट्रायंगल की तरह बनेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, सीधा बनेगा। तो सी से आपको एक लाइन बनाना है जो कि पैरेलल हो डी ए का, ये वाला लाइन और ये जो मैंने लाइन बनाया है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग ए बी, ये क्या कर रहा है, ए बी से जो हम लोग आगे बढ़ाए थे ना, प्रोड्यूस किए थे ए बी को ई तक, ए बी को हमने ई तक आगे बढ़ाया और फिर ये वाला जाकर के उसमें इंटरसेक्ट कर देगा यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर पहले काम करना है। सो अब आपका क्या हो गया कि ये लाइन ये साइड पैरेलल है, ये और ये तो पैरेलल दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो नाउ ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड तो हो गया पैरेलल, हमने जो कंसिडर किया, और ये पैरेलल पहले से दिया ही हुआ था। और अगर ये दोनों पैरेलल थे यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पैरेलल ही होगा, क्योंकि हमने इसको ही तो आगे प्रोड्यूस किया था। तो अब इसके पैरेललोग्राम होने से फायदा क्या हो रहा है गुरुदेव, चलो वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फायदा ये हो रहा है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल का जो सम निकल करके आएगा ना वो 180 डिग्री निकलेगा, लेकिन हम लोग उसको फिलहाल यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग पहले ये यूज़ करेंगे कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो AD होगा और जो मेरा CE होगा वो दोनों होंगे आपस में बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो खासियत होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो AD होगा वो इक्वल होगा हमारे CE के, क्योंकि ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और हमको पहले से ये पता था कि जो मेरा AD है ना वो BC के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से ही कि भैया ये और ये बराबर है। तो अगर AD इसके बराबर है और AD इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हमारा जो BC होगा वो इक्वल होगा CE के। अब देखो BC और CE कहाँ पर है, देखो BC ये वाला है और CE ये वाला है। तो ये देखो तुम लोग एक ट्रायंगल के अंदर के दो साइड्स इक्वल हैं, और हम क्या जानते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इनके अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं ना ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस यही काम करना है अपने को। इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ मैं 1, इसका जरूरत पड़ेगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 2। बाकी इसका तो A, इसका B दिया हुआ है, इसका हमारा C नाम दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और इसका D दिया ही हुआ है। हम लोग 1 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इन ट्रायंगल BCE हमारा जो साइड निकाला हमने, यहाँ पर BC इक्वल टू CE लिखा है ना, BC इक्वल टू CE है, इसलिए जो हमारा एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। बस यहीं से हमारा खेल शुरू हो जाएगा। कैसे खेल शुरू होगा भैया जी वो समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला था कि एंगल A को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहले ही बोला था ना, मैं यहीं पर पहला नंबर डाल देता हूँ, यहीं से हम लोग पहला नंबर सॉल्व करने स्टार्ट कर चुके हैं। तो एंगल A और एंगल B को अगर इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट को और ये पार्ट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल A और एंगल नंबर जो 2 है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये वाला और ये हमारा को इंटीरियर एंगल बन जाता है। मैंने इस वीडियो को शुरू में बताया था, और को इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा कि इन पैरेललोग्राम ADCE के अंदर हमारा जो एंगल A है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल नंबर E, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, A प्लस E हमारा 180 आ गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। और उसी तरीके से तुम देखोगे यहाँ पर कि जो तुम्हारा एंगल B बना हुआ है और जो एंगल नंबर 1 बना हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है भैया जी, तो ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, क्योंकि सीधी लाइन पे बने हुए हैं। तो इन दोनों का भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अरे यार मैं E क्या है लिख दिया, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ वो E मैंने लिख दिया, लेकिन उसको मैं 2 लिखूंगा। 2 इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैंने इनका 1 2 नाम लिखा हुआ था। अगर मैं इसको E लिखूंगा ना तो फिर इसका बड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा, फिर इसका मेरे को CBE लिखना पड़ेगा। तो मैं 1 और 2 से ही काम चलाऊंगा। यहाँ पर मैंने गलती से एंगल E लिख दिया है, इसको मैं एंगल 2 कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए। एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो गया। उसी तरीके से एंगल नंबर जो B है, अगर मैं उसमें एंगल 1 प्लस करूँ तो वो वही 180 होगा। और इस बार रीजन दूसरा है, इस बार रीजन क्या है, लीनियर पेयर होना रीजन है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसको लीनियर पेयर। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 1 और 2 तो बराबर था। देखो यहाँ पर 1 और 2 बराबर था ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के बदले में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल B होगा प्लस एंगल नंबर 2 वो दोनों भी 180 होगा। यहाँ पर हमने 1 2 को बराबर कर दिया था, इसलिए 1 के बदले मैंने 2 लिख दिया। अब इसको नाम दे दो तुम इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर डायरेक्ट तुम देखो कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने जब ए में 2 को प्लस किया तो भी 180 आया, बी में जब 2 प्लस किया तो भी 180 आया। इसका मतलब यही है भैया कि ये दोनों होंगे आपस में बराबर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एंगल नंबर 2 जो है वो 100 डिग्री का है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100 का है या फिर 80 का मान लो इसको, चलो इसको 80 मान लो, तो यहाँ भी ये 80 हो जाएगा। तो भैया 80 में हम कितना प्लस कर रहे हैं कि 180 आ रहा है, 80 में 100 प्लस कर रहे हैं तभी तो 180 आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर ए का वैल्यू 100 है तो बी का भी तो 100 होगा, क्योंकि हमारा ये भी तो 80 ही है। अगर यहाँ एंगल 2 का वैल्यू 80 है तो यहाँ भी एंगल 2 का वैल्यू 80 ही होगा। तो इट मीन्स कि हमारा ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तभी तो हम लोग बराबर में बराबर ऐड करेंगे, तभी तो दोनों साइड बराबर बराबर आएगा, 180 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में हमको ये पता चल गया कि हमारा जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल नंबर बी के। तो ये सब शॉर्ट, मैंने पहले बहुत डिटेल में लिखा है लेकिन बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, सबसे ईजी तरीका यही है, तुम किसी भी वीडियो में पढ़ दो तो सबसे ईजी मुझे यही लगेगा। यानी कि मैंने जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है ना अलग अलग मेथड से, तो बच्चे लोग हमेशा मुझे बोलते हैं सर ये ज़्यादा ईजी लगता है, तो इसीलिए मैंने तुमको आज इस ईजी मेथड बता दिया। तो ए और बी बराबर हो गया, पहला चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम भी ऐसी चीज़ करने वाले हम लोग, सी और डी को भी बराबर। तो यहाँ पर हम लोग इसको डब्बा बना देंगे ताकि टीचर को अच्छे से दिख जाए। एक बार प्रूफ लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, जो लिखना चाहो लिख सकते हो तुम लोग। अब सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। सो सेकंड पार्ट के लिए हमने थोड़ा सा पेज चेंज कर लिया है क्योंकि वहाँ पर पेज फुल हो गया था, बाकी वहाँ पर ये काम चल जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से बच्चों को साफ साफ समझाता हूँ। और दूसरा से मैंने डायग्राम भी बना लिया। तो अब हम लोग को सी और डी को बराबर प्रूफ करना है, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। जो आपने पिछला काम किया उससे ज़्यादा आसान, क्योंकि आपने आधा काम अपना कर लिया। अगर ए और बी को इक्वल कर दिया है ना, तो अब हमारा आधा काम पहले ही हो गया। अब सी और डी बहुत ईजिली हो जाएंगे इक्वल प्रूफ। कैसे होंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम था, और ट्रेपीजियम में हमारे पास ये वाला साइड और ये साइड हमको पैरेलल दे ही दिया था। हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो अब हमारे पास अगर ये और ये पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये और ये को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए हमारा जो एंगल नंबर ए है, अगर मैं उसमें प्लस करूँ एंगल नंबर डी को, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। इसको लिख देंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हो तुम लोग स्कूल में शायद ये सिखाया गया होगा कि बेटा तुम इसको को इंटीरियर भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ इसको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऐसे भी लिखा जाता है। बाकी को इंटीरियर मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। बाकी किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल होते हैं ना अंदर में, वो भी आपस में क्या होते हैं, 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वैसे भी इसको बोला जाता है। तो ए और डी हमारा 180 हो गया। सिमिलरली हमारा जो बी सी है ना, ये जो बी सी लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है दो पैरेलल के बीच में। तो हमारा जो एंगल नंबर बी है उसमें अगर एंगल नंबर सी को प्लस करूंगा तो वो भी मेरा 180 डिग्री ही आ जाएगा, सेम रीजन की वजह से। ओके, तो ये पार्ट इधर हमारा इक्वल टू 180, यहाँ भी 180, यानी कि अगर राइट वाला पार्ट 180 है तो लेफ्ट वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो ए प्लस में एंगल डी है वो बराबर है हमारे एंगल बी प्लस में एंगल सी के, है ना, क्योंकि हमारा राइट में दोनों 80 आ रहा है, तो लेफ्ट वाले जो दोनों पार्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। और हम क्या जानते हैं कि ए और बी तो पहले से इक्वल प्रूव है हमारे पास, तो मैं बी के बदले में ए लिख सकता हूँ। देखो इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू साइड में एंगल बी के बदले में एंगल ए और प्लस में एंगल सी। और ये मैंने कहाँ से लिखा, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर दोनों डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा कि भैया जी हमारा एंगल ए और एंगल बी बराबर हमने प्रूव कर चुका है, यही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फालतू मैंने इतना लंबा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल ए और एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस होगा, फिर प्लस माइनस कट होगा ही, तो डायरेक्ट कट कर दो। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आ गया, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, है ना। सी इक्वल टू डी लिखो या डी इक्वल टू सी लिखो, बतिया एक ही है। तो सेकंड पार्ट तुम्हारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसको ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो ये ट्रायंगल बनेंगे कहाँ पर, तो बहुत इजी बनेंगे। बस आप क्या करो, ए से सी को और डी से बी को इस तरीके से मिला दो, तो तुम्हारा देखो ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगा, और हमारे पास इधर से बी ए डी एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बहुत आसान है, क्योंकि देखो तुम ए बी जो है वो दोनों में आ रहा है, यहाँ पर ए बी नाम आ रहा है, यहाँ पर बी ए नाम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख देते हैं अपन कि जो ए बी है वही बराबर है बी ए के। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि दोनों आपस में कॉमन साइड हैं, ठीक है, कॉमन साइड। उसके बाद अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो हमसे क्वेश्चन नहीं बोला गया था शुरू में कि भैया जो ए डी है और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो बी सी है ये बराबर है, तो भैया बस इस ट्रायंगल का यानी ए बी सी वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ले लो, और ये जो हमारा बी ए डी ट्रायंगल है उसका ये वाला पार्ट ले लो। तो इसमें हमारा नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी वाले में हमारे पास नाम बी सी लिख लेते हैं अपन, बी सी, और इधर वाले से नाम हमारे पास ए डी हो जा रहा है, तो ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, तो यहाँ पर गिवन डाल देते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसमें कंप्लीट हमारा एंगल बी आ रहा है,
और ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें कंप्लीट एंगल ए आ रहा है, तो हमने तो बी और ए को पहले से प्रूव कर चुका है इक्वल, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इधर वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, तो हमने ये अभी प्रूव कर रखा था पहले ही, तो यहाँ पर आप लोग प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड लिख सकते हो। तो अब कौन से रूल से यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है भैया जी, तो यहाँ पर हमारे पास हमने लिया है ये वाला साइड, फिर बीच वाला एंगल और फिर ये वाला साइड, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल बी ए डी के। और रूल कौन सा लग गया, तो साइड एंगल और साइड वाला यहाँ पर रूल लग गया। और अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए तो फोर्थ पार्ट और ज़्यादा इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमसे बोला था कि जो डायगनल ए सी है, डायगनल ए सी का मतलब कि ये वाला साइड ए सी और डायगनल बी डी मतलब ये वाला साइड बी सी, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। तो हमने तो दोनों ट्रायंगल को पहले से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि जो हमारा ए सी और जो बी डी है वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो डायगनल है, डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी, और ये हमारे पास कहाँ से निकल कर के आ गया, तो बाई सी पी सी टी, शॉर्टकट में तुम यहाँ पे लिख दो सी पी सी टी। और इस तरीके तुम्हारे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भले बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन देखो तुम लोग फिर से यहाँ पे ध्यान दोगे तो कि सारे पार्ट्स हमारे छोटे छोटे, जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ना, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में 3 था, ये फर्स्ट वाले से बन गया, हमने ए और बी को जो इक्वल प्रूव किया था। जो 2 था वो भी फर्स्ट वाले से ही बना, जहाँ पर हमारा ए और बी इक्वल जो हमने प्रूव किया था वो काम आ गया। और फोर्थ वाला थर्ड वाले से ऑटोमेटिकली बन गया। तो बड़ा सा क्वेश्चन दिखता जरूर है, लेकिन रहता नहीं था बड़ा। चलो, तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर शेयर नहीं किया बेटा तो फटाफट शेयर मार दो अपने भाई लोग के साथ, अपने फ्रेंड लोग के साथ, बहनों के साथ, या फिर और भी जो होंगे उनके साथ शेयर मार दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।